सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम पहले जो पढ़ रहे थे वो भारतीय संविधान का विकास और निर्माण पढ़ रहे थे, और विकास और निर्माण के क्रम में हम 1853 तक के 4 ट्रैक तक आ गए थे। 1853 के 4 ट्रैक से पहले हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एक बार आप पिछली क्लासों को लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस से अपन चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। आप अपने चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, है ना। हम चलते हैं अब आगे। भारतीय संविधान का विकास चल रहा था, अपने क्या चल रहा था? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का विकास एंड निर्माण, ठीक है। 1853 का जो 4 ट्रैक था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्णतः अधिकारों को, व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था, और इनको चेतावनी भी दी गई थी लास्ट कि हम अब आपके लिए कोई 20 वर्षों का प्रावधान नहीं कर रहे। यदि आगे आप आने वाले समय में यदि आप फिर से यही व्यवस्थाएं रखोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो आपके शासन को भी समाप्त कर दिया जाएगा। ये कहा जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी क्रम में आगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमर्जी फिर भी जारी रखती है, और इसी वजह से भारत में 1857 की क्रांति होती है। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति होती है। और इस क्रांति के जो परिणाम निकल के आए, 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होती है, भारतीयों के द्वारा की जाती है, और इसके जो परिणाम निकले वो परिणाम थे बहुत अलग। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, इसके बाद में क्या होता है हम देखते हैं आगे। देखो इधर 1857 की क्रांति के बाद में, इसको तो मिटा देता हूं मैं, ब्रिटिश सरकार ने फिर भारत शासन अधिनियम भेजा 1858 का। 57 में क्रांति होती है और 58 में फिर इस क्रांति को देखते हुए, इसके कारणों को, परिणामों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार फिर भारत अधिनियम भेजती है ना। और अधिनियम भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत आता है। इस समय वहां की ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। ये विक्टोरिया के द्वारा भेजा जाता है 1857 की क्रांति के बाद में। देखो इसमें होता क्या है, प्रमुख बातें क्या है 1857 की क्रांति। जो महत्वपूर्ण बात है वो है इस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, व्यापार को पूर्णतः समाप्त करने के बाद में अब यहां जब अति हो जाती है बहुत ज्यादा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं और कह देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधे ब्रिटेन आ जाए, है ना। यहां पर क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, है ना, व्यापारिक अधिकारों को पहले 1853 में ही समाप्त कर दिया था, यहां शासन को भी समाप्त कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इस अधिनियम में, ऐसे लिखेंगे, इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, है ना। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब शासन को सीधे ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया कि जो भी महाराजा या महारानी ब्रिटेन की होगी वो ही भारत में शासन को व्यवस्थित संचालन करेगी, कर दिया गया। और भारत का शासन का संचालन ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, है ना। अब ब्रिटिश सरकार स्वयं शासन करेगी, ब्रिटिश ताज या क्राउन वही होता है वहां का मुख्य प्रमुख, क्राउन के अधीन कर दिया गया, के अधीन कर दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो यहां समझना, अब कौन करेगा? ब्रिटिश ताज करेगा, सीधा ब्रिटिश सरकार भारत पे शासन करेगी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब देखो आगे होता क्या है, मैंने कहा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक बोर्ड की स्थापना हुई थी, याद करो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वहां पर मैंने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
डायरेक्टर्स का गठन हुआ था, है ना, निर्देशन मंडल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और मैंने पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था। अब जब किया क्यों गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि इनके व्यापारिक कार्यों की देखरेख करे और इनके राजनीतिक कार्यों की देखरेख करने के लिए। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो उन बोर्डों का क्या काम? व्यापारिक देखरेख कर रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों की देखरेख कर रहे थे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं तो उन बोर्डों का भी कोई कार्य नहीं रहा। तो यहां भी क्या किया जाता है, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम कह दो या एक्ट कह दो, इस अधिनियम के तहत बोर्ड, याद करो रेगुलेटिंग एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर निगरानी करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब होती है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसका कार्य क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों की देखरेख करना या निगरानी करना। समाप्त कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है तो इन बोर्डों का भी कोई मतलब नहीं है, कर दिया गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को समाप्त करके एक नया पद बना दिया जाता है। कौन सा? समाप्त कर दिया गया और नया पद भारत सचिव, और यहां लिख देता हूं मैं, और नया पद भारत सचिव। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत सचिव का पद, नया पद भारत सचिव का गठन किया गया। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह नया पद कौन सा आ गया? भारत सचिव, है ना, भारत सचिव का नया पद आ गया है। और जो पहले भारत सचिव बने, प्रथम, ये महत्वपूर्ण बात है, प्रथम भारत सचिव कौन? लॉर्ड स्टेनले। ठीक है, लॉर्ड स्टेनले, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, आया हुआ प्रश्न है। प्रथम भारत सचिव कौन बने थे? लॉर्ड स्टेनले। और भारत सचिव का पद किन की जगह? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह बनाया गया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कौन से अधिनियम के तहत हो रही है बातें? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये आया क्यों है? 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ये अधिनियम आया है। रानी विक्टोरिया, महारानी जो विक्टोरिया थी, उसने भेजा है भारत। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलेंगे। आगे क्या होता है? आगे इसमें होता क्या है, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल दिया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक बात को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, जो भारत इस अधिनियम के तहत जो भारत, देखो स्टार्टिंग इसको समझते चल रहा, मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था वो बताया था बंगाल का गवर्नर, सिर्फ गवर्नर था। उसके बाद में उसका पदनाम बदला जाता है 1833 में, भारत का गवर्नर, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बदला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, क्योंकि बंगाल को और वो मद्रास को और बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन करके गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। इसके बाद में जब मैंने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, उसमें कहा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। वो पदनाम बदल रहा है, यहां भी पदनाम बदल गया है। यहां आते आते मैं एक बार सारणी बनाऊंगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वाइसराय, ऐसे करके, है ना। वो लास्ट में करवा देंगे आपसे। इस अधिनियम के तहत
भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया, है ना। अब जो गवर्नर जनरल था वो अब क्या कहलाएगा, वायसराय कर दिया गया। ठीक है। अब देखो इस समय 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आ रहा है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब व्यक्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, भारत का गवर्नर जनरल था। जैसे ही पदनाम बदला, पद का नाम बदल रहा है, व्यक्ति नहीं बदल रहा। यहां पदनाम जैसे ही वायसराय बदला तो वायसराय कौन बनेगा, वही बनेगा जो भारत का गवर्नर जनरल था, बस उसका पदनाम बदल गया। तो प्रथम वायसराय कौन, वही लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन, वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले तो, अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछ ले तो यही होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि इससे वायसराय बनने से पहले ये क्या था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब जैसे ही पदनाम बदल गया, गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय हो गया, तो भी व्यक्ति तो वही है, तो प्रथम यही कहलाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही है, लॉर्ड कैनिंग। उस सारणी में हम अच्छे से ले आएंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो आगे होता क्या है। इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन है, इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन है, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया यहाँ की महारानी है। और विक्टोरिया, अब घोषणा पत्र पढ़ा जाएगा, महारानी विक्टोरिया ही भारत शासन अधिनियम 1858 भेजती है और उसमें कुछ प्रावधान करके भेजती है, जिसे कहा गया इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से जाना गया, क्योंकि उसे इलाहाबाद में पढ़ा जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उसे शाही घोषणा पत्र कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि महारानी के द्वारा भेजा गया था, है ना। तो इन बातों को हम पढ़ेंगे। विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है उसको, इलाहाबाद घोषणा पत्र को। इसको हम देखते हैं आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं बिल्कुल अच्छे से। भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया, वायसराय। पहले वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न पूछे हुए हैं, है ना, इनको अच्छे से देख लेना। और इनमें 1858 के अधिनियम में और ज्यादा कुछ नहीं है, आगे डिटेल से और देख लेंगे। यही है बस, जो है वो सब कुछ आपके सामने आ गया है, और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको गहराई में जाना ही नहीं है ना। ठीक है, गहराई में है क्या, सब कुछ ले आए आपके सामने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं। देखो इधर, अब होता क्या है, मैं अब जो हेडिंग लगाने वाला हूं, महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र भेजा जाता है। वो घोषणा पत्र क्या था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, वो देखेंगे, है ना। इस अधिनियम में, है ना, इस अधिनियम के तहत विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने भारत में घोषणा पत्र भेजा, जिसे कौन पढ़ेगा, जिसे 1858 में 1 नवंबर, पूरी डेट लिख लो, 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में
लॉर्ड कैनिंग। कौन पढ़ रहा है? लॉर्ड कैनिंग ही तो पढ़ेगा। वाइसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग ही, है ना। तो यही है गवर्नर जनरल उस समय भारत का। इसका पदनाम बदल के वाइसराय हो जाता, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, जिसमें निम्न प्रावधान थे, जिसमें निम्न प्रावधान थे, निम्न प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे वो देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो। एक बार बता देता हूं। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया ने भारत में घोषणा पत्र भेजा, जिसे शाही घोषणा पत्र, इलाहाबाद घोषणा पत्र, विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। घोषणा पत्र भेजा गया जिसे 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, जिसमें निम्न प्रावधान थे। अब हम सीधा क्या पढ़ेंगे? इलाहाबाद घोषणा पत्र, है ना। इलाहाबाद में पढ़ा जा रहा है, रानी विक्टोरिया के द्वारा भेजा गया, इसलिए इसे विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहते हैं। इलाहाबाद में पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहते हैं। महारानी के द्वारा भेजा गया, इसलिए इसे शाही घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसमें क्या क्या प्रावधान थे वो हम देखने वाले हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पूरे बोर्ड में वही आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब मैं सीधा हेडिंग लगाऊंगा, इलाहाबाद घोषणा पत्र। इलाहाबाद घोषणा पत्र कह दो, चाहे इलाहाबाद घोषणा पत्र कह दो, इसे ही शाही घोषणा पत्र कह दो, क्योंकि महारानी के द्वारा भेजा गया है, शाही घोषणा पत्र। और इसी को विक्टोरिया घोषणा पत्र, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के द्वारा भेजा गया है, विक्टोरिया घोषणा पत्र। ठीक है, यह है अपनी हेडिंग। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही यह भेजा जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इस घोषणा पत्र में क्या क्या उल्लेख था, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इसे भेज कौन रहा है? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, और उसमें भी महारानी कौन थी? महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी कौन थी? विक्टोरिया। पढ़ कौन रहा है? पढ़ा इसे कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पढ़ रहा है। कब? 1 नवंबर 1858 को। कहां? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, जिसमें निम्न प्रावधान है, निम्न प्रावधान। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया, यहां लिख देता हूं, भेजा गया, भेजा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, रानी विक्टोरिया थी महारानी। पढ़ा कौन? लॉर्ड कैनिंग। कब? 1 नवंबर 1858। कहां? इलाहाबाद। 1858 इलाहाबाद में पढ़ा। अब इसमें क्या क्या घोषणा पत्र में क्या क्या प्रावधान थे वो देखो, है ना। 1857 की क्रांति होती है, उस समय बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसमें जो पहली बात आती है वो आती है 1857 की क्रांति में गिरफ्तार क्रांतिकारियों को रिहा किया जाए, को रिहा किया गया, रिहा किया गया इसके तहत, है ना। इस घोषणा पत्र में जितने भी क्रांतिकारियों को आपने गिरफ्तार किया है उनको सबको रिहा करो। पहली बात तो ये आई किसमें? 1858 के इस भारत शासन अधिनियम में। और जिसमें भी जो इलाहाबाद घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा है उसमें कहा गया कि लॉर्ड कैनिंग कह रहा है कि जितने भी क्रांतिकारियों को हमने गिरफ्तार किया हम उनको सबको रिहा कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात आई जो लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां थी, जबरदस्ती सहायक वो करके सहायता से, और उन्होंने सभी से संबंध स्थापित कर लिए थे, सबको अपने में मिला लिया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियां, इन सबको समाप्त किया गया कि अब कोई हड़प नहीं होगी, किसी से कोई सहायक संधियां भी नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने लाभ के लिए सहायक संधियां
कर रहे हो, बाद में उसका इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी बात थी लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियों को समाप्त किया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा जो प्रावधान था, तीसरी जो बात थी शाही घोषणा पत्र में, वो थी कि ब्रिटिश और भारतीयों का जो अनुपात है सैनिकों का, उसको बढ़ाया गया। देखो कितना, क्या 1:3 था पहले, अब इसको 2:5 कर दिया गया। 2 अनुपात में ब्रिटिश और 5 अनुपात में भारतीय होंगे, ऐसे करके, है ना। ब्रिटिश और भारतीयों का अनुपात था 1:3 स्टार्टिंग में। इस घोषणा पत्र के तहत ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 से बदलकर 2:5 कर दिया गया। देखो इसको समझो कैसे। ब्रिटिश और भारत, ब्रिटिश तो पहले कितने थे, 1 था, और भारतीय कितने थे, 3 थे। भारतीयों को ज्यादा ले रखा था, है ना। अब इसमें बदलकर क्या कर दिया, 2 ब्रिटिश होंगे, 5 भारतीय होंगे, 2:5 कर दिया गया भारत सैनिकों का अनुपात, जिसमें 2 सैनिक ब्रिटिश के होंगे तो 5 ही भारत के होंगे, ऐसे करके इसको बदला गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें समझ में आ गया सब कुछ। विक्टोरिया का घोषणा पत्र कौन पढ़ रहा है, ये प्रश्न आया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग पढ़ रहा है। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रावधान था, उसको भी देख लो। इसमें वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें वायसराय, ये पहले बता चुका हूं मैं कि पदनाम बदला गया, यहां भी लिख लो। इसमें वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया था। अच्छा, वायसराय का अर्थ क्या होता है? वायसराय का अर्थ होता है सम्राट, साम्राज्ञी, है ना। या सम्राट का साम्राज्ञी या प्रतिनिधि, ऐसे मान लो इसको। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सम्राट का प्रतिनिधि, है ना। इसका मतलब हो गया जो ब्रिटेन का होगा, ब्रिटेन का जो सम्राट होगा उसका प्रतिनिधि होगा ये वायसराय। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये अपना 1858 का भारत शासन अधिनियम कंप्लीट हो चुका है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, बिल्कुल आगे चलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलते हैं आगे, मिटा रहा हूं इसको। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, 1858 का भारत परिषद अधिनियम भी हो गया, ओ भारत शासन अधिनियम हो गया। अब आएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, घोषणा पत्र हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं भारत परिषद, ये भी ब्रिटेन के द्वारा फिर भेजा जा रहा है ना। भारत परिषद अधिनियम 1861। ये कब भेजा जा रहा है? 1858 के बाद में 1861 में भेजा जा रहा है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। कहां? भारत। देखो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया भारत परिषद अधिनियम में। ये भी भारत आने वाला एक अधिनियम है ना। अब देखो इसमें क्या किया गया, इसमें परिषद लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों में, है ना, केंद्र और राज्यों में
राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया, क्योंकि परिषद अधिनियम है तो इसके लिए इसीलिए इसको भेजा गया था। राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक है। विधान परिषदों का गठन किया गया और सर्वप्रथम भारतीयों को शामिल किया गया। इसमें किसको? भारतीयों को भी शामिल किया गया। और यहां आगे लिख देता हूं, और सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम और पहली बार, है ना, पहली बार 3 भारतीयों को, 3 कौन कौन से अभी आगे देखेंगे, 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया, अच्छा, कौन थे ये 3 भारतीय? यहां पर 3 भारतीयों की चर्चा कर रहा हूं जिनको पहली बार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, है ना, विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। देखो विधान परिषद 3 भारतीय। नंबर 1 पहले थे नरेंद्र सिंह, ये पटियाला के थे। कहां के? पटियाला के। दूसरे थे सर दिनकर राव, ये कहां के थे? ये ग्वालियर से थे, नंबर 3 पे है देवनारायण, ये कहां के थे? ये बनारस से थे, ठीक है। ये 3 प्रमुख भारतीय थे जिनको पहली बार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं कि नरेंद्र सिंह कहां से विधान परिषद के सदस्य थे? तो पटियाला से थे, ये ग्वालियर से थे, और देवनारायण बनारस से, ठीक है। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अच्छे से समझ लो कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है कि विधान परिषदों का गठन किया गया। इस कौन से अधिनियम के तहत भारत में विधान परिषदों का गठन किया गया? तो कौन से अधिनियम? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसी अधिनियम के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। मैंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट में बताई थी, है ना, कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। अब हम फिर आगे चलते हैं, 26 जुलाई 1774 में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कलकत्ता वो सर्वोच्च न्यायालय था। अब हम जो बात करेंगे वो उच्च न्यायालयों की बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखो इधर, अब आगे इस अधिनियम के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट की बात हो रही है यहां पर, उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, ठीक है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वो 1774 में किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। वहां पर हम बात कर चुके हैं अच्छे से डिटेल्स। उसमें 3+1 सदस्य थे। उसमें जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा एम्पे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से थे? पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय, पहले कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय भी है, यहां उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना और कर दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 2 जुलाई 1862 में, ठीक है। भारत में 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया 1862 में, ठीक है। इसको और लाइन को सही कर देते हैं। 2 जुलाई को होती है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसके बाद में बॉम्बे
बॉम्बे उच्च न्यायालय, सॉरी कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 14 अगस्त 1862 में। फिर जो तीसरा उच्च न्यायालय वो है मद्रास, मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1862 में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहां से प्रश्न उठ के आते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं यहां से कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 2 जुलाई 1862। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 में, मद्रास उच्च न्यायालय की 15 अगस्त 1862 में। देखो इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण बात होती है, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, विभागीय व्यवस्था होती है, और इसके जनक भी कौन थे, वही लॉर्ड कैनिंग थे। देखो इस अधिनियम के तहत, यहां लिख देता हूं मैं, इस अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम, इसका अर्थ, इसका क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय व्यवस्था है ना, विभागीय व्यवस्था, विभागों में बांटा गया, पोर्टफोलियो का मतलब विभागों में बांटा गया कार्यों को, कि इस विभाग का कार्य यह होगा, इसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया। विभागीय व्यवस्था, इस अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम का गठन किया गया, जिसके जनक, इसके जनक कौन थे, लॉर्ड कैनिंग है ना, यहां लिख देता हूं, लॉर्ड कैनिंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपना 1861 का भारत परिषद अधिनियम कंप्लीट हो चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल डिटेल्स में इसको देख लेंगे एक बार, और अपनी जो पिछली क्लासें उनको भी आप एक बार पूरी लें। अब हम आगे की चर्चाएं अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे, इसके बाद में बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे, इसके बाद में कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे है ना, और इसके बाद में हम सीधा 1909 के मार्लेमेंटो अधिनियम की तरफ चल देंगे। मार्लेमेंटो अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी की चर्चाएं अगली क्लास में करेंगे। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर क्या करो, लाइक क्या करो। आपका शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे।